नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। सरफराज खान का टीम इंडिया में ना होना डोमेस्टिक क्रिकेट का अपमान है। पति ने दोस्तों के संग महिला के साथ किया गैंग रेप, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सभी आरोपी फरार। हिमाचल में प्रदूषण फैला रही है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, सरकार ने जारी किया नोटिस। जोशीमठ ओली रोपवे में बड़ा खतरा, 6 फीट गहरी दरारें आई। सपा नेता की 26 साल की बेटी को भगा ले गया 43 साल का बीजेपी नगर महामंत्री, एफआईआर दर्ज। उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर नीतीश कुमार पूछेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निर्देशालय यानी कि DRI ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपने अंडरवेयर में सोना छुपा कर ले जा रहे थे। दोनों शख्स गोल्ड पेस्ट तस्करी के मामले को अंजाम दे रहे थे। मंगलवार को DRI ने 4.54 करोड़ रुपए से के सोना की तस्करी के आरोप को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद सलमान और अब्दुल बसीत के रूप में हुई है। इंडियन एक्सप्रेस क्या एक खबर के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसमें हमें पता चल रहा है कि DRI अधिकारियों से पता चला कि अंडरवेयर में सोना छुपा रखा था उन दोनों ने, और दोनों को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इनपुट मिला था कि मंगलवार तड़के दुबई से मुंबई जाने वाले यात्रियों के एक सिंडिकेट द्वारा पेस्ट के रूप में सोने की भारत में तस्करी की जा रही है। सोने की तस्करी की सूचना मिलते ही DRI अधिकारियों ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी है। इसके बाद 2 लोगों पर शक हुआ। फिर अधिकारियों ने कहा कि दोनों व्यक्तियों की गहन जांच की जाए। गहन जांच में दोनों के पास पोर्ट के रूप में 8.230 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 4.54 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। DRI के एक अधिकारी ने कहा कि इसका पता लगाना मुश्किल था, लेकिन हमने अच्छी तरह से जांच की और उनके अंडरवेयर में हमें सोना मिला। ये तस्करी करने का अनूठा तरीका है जिससे DRI ने भांडा फोड़ कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि हम देश में सोने की तस्करी में शामिल व्यक्तियों की पूरी चेन को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से मामले में पूछताछ चल रही है। हम जल्द ही तस्करी के चेन में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। महागठबंधन में राजद और जदयू के कुछ नेताओं की बयानबाजी की वजह से बिहार में राजनीतिक हलचल बेहद तेज है और ये लगाए जा रहे हैं कि क्या महागठबंधन में कुछ होने वाला है। हलचल सबसे और तेज हो गए हैं जब से JDU सदस्य बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के शीर्ष नेतृत्व को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद माहौल गर्मा गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बेहद नाराज दिखे और दिल्ली से पटना आने के बाद उन्होंने इशारों में उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए बयानबीर कह दिया।
इसी बीच पहली बार उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। नीतीश कुमार आगे कहते हैं कि ललन बाबू तो कुछ मामला होते ही है तो बोल देते हैं, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में क्या कहना है किसी मुद्दे पर एक एक चीज साफ है। अभी तो पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, पहले की संख्या काफी बड़ी है। आज लगभग 75 लाख सदस्यों की संख्या हो गई है। जिधर देखिए आपको पार्टी के लोग ही नजर आ जाएंगे, सब लोग काम कर रहे हैं। आज कोई साथी को कुछ बात लगता है तो इनको नहीं पता, हमें ध्यान ही नहीं देते हैं। हम तो सब जगह घूम रहे हैं और इन सब के लिए पार्टी के कुछ लोगों को काम भी दे चुके हैं। यूपी के हरदोई जिले में बीजेपी की एक नेता पर सपा नेता की बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगा हुआ है। इस मामले में सपा नेता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों की तलाशी शुरू कर दी है। दरअसल बीजेपी के नगर महामंत्री आशीष शुक्ला पर 26 साल की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा हुआ है। आरोप यह है कि 47 साल के बीजेपी नगर महामंत्री एक सपा नेता की 26 साल की बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गए। शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप बीजेपी नेता की इस करतूत से पार्टी की किरकिरी होने के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष ने उसे निष्कासित कर दिया। पूरा मामला हरदोई शहर कोतवाल इलाके के एक मोहल्ले का है। यहाँ बीजेपी के 47 साल के नगर महामंत्री आशीष शुक्ला पर समाजवादी पार्टी के नेता की 26 साल की बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा हुआ है। सपा नेता की ओर से पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया है कि आशीष शुक्ला उर्फ राजू शुक्ला 13 जनवरी को उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इलाके में चर्चा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच सपा नेता की बेटी की शादी भी तय हो गई थी। इस बीच दोनों फरार हो गए। बता दें कि बीजेपी नेता आशीष शुक्ला शादीशुदा हैं और उनका 21 साल का बेटा और 7 साल की एक बेटी भी है। उत्तराखंड में जोशीमठ में आपदा की जद में अब ओली रोपवे भी जद में आ गया है। जोशीमठ से ओली को जोड़ने वाली रोपवे में दरार आ गए हैं। रोपवे का संचालन फिलहाल के लिए बंद रखा गया है, लेकिन अब एशिया के सबसे बड़े इस रोपवे पर भी खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात को एशिया की सबसे लंबी रोपवे की पूरी बिल्डिंग और इलाके में दरार देखी गई है। 6 फीट गहरी और 6 इंच चौड़ी ये दरार है। पहले से ही रोपवे डेंजर जोन में था, लेकिन उसके बिल्डिंग के आसपास दरारें नहीं थी, लेकिन अब दरार पड़ने के बाद रोपवे भी असुरक्षित हो गया है। बता दें कि एक बार इस रोपवे पर 22 लोग सफर कर रहे थे। रोपवे संचालन के प्रबंधक दिनेश भट्ट ने बताया कि पहले रोपवे में दरारें नहीं आई थी, लेकिन शाम को ही दरारें देखी गई हैं। 6 फीट गहरी और 6 इंच चौड़ी ये दरारें हैं। उन्होंने बताया कि रोपवे को लेकर रोजाना रिपोर्ट भेजी जाती है और अब दरारों की रिपोर्ट भी हायर अथॉरिटी को भेजी जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू का कहना है कि साल 1976 में भी जोशीमठ में थोड़ी जमीन धंसने की बात सामने आई थी। जोशीमठ में पानी निकलने के बारे में भी पता करने के लिए विभिन्न संस्था जांच में लगी है। विशेषज्ञ जोशीमठ में सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद यह मामला राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा और उसके आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य सचिव ने कहा है कि अब तक जो रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ के नीचे कठोर चट्टानें नहीं है और इसलिए वहां भूध्वस्त हो रहा है। जिन शहरों के नीचे कठोर चट्टानें हैं वहां जमीन धंसने की समस्या नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोलन जिले के बगा में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को वायु अधिनियम प्रदूषण का कारण बताते हुए अधिनियम 1921 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा सीमेंट प्लांट बगा के इलाके इकाई की पिछले वर्ष स्टेक उत्सर्जन निगरानी
की गई थी और ये पाया गया है कि स्टेक उत्सर्जन निगरानी के परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। इसके बाद पीएसपी के क्षेत्रीय कार्यालय ने पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर एपीसीडी के सुचारू संचालन के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए इकाई को नोटिस जारी किया था। बोर्ड ने इकाई से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और एनजीटी के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण नुकसान की भरपाई भी की जाए। उन्होंने कहा है कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है या 7 वर्ष तक का कारावास। ये मामला के अनुसार दोनों का भी प्रावधान किया जा सकता है। इससे पूर्व इकाई में सीमेंट मिल, रॉ मिल और कोयला मिल में स्टेक उत्सर्जन निगरानी की गई थी, जो कि निर्धारित मापदंडों के ऊपर पाई गई है। उन्होंने कहा है कि स्टेक उत्सर्जन के उल्लंघन के लिए इकाई के खिलाफ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। बोर्ड द्वारा इसी प्रकार के एक अन्य मामले में मैसेज अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बगा की परिवेशी वायु और स्टेक उत्सर्जन निगरानी की गई थी। परिवेशी वायु और स्टेक उत्सर्जन का परिणाम एकत्र किया गया था, जो निर्धारित पर्यावरण मानकों के अनुरूप बिल्कुल नहीं था। निर्धारण मापदंडों का अनुपालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र क्षेत्र में पानी के छिड़काव की व्यवस्था नहीं होने और वाहनों की आवाजाही के कारण धूल का उत्सर्जन होने पर एक बार फिर इकाई का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा कोयला मिल क्षेत्र को सीट कवर भी उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप इकाई को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब तैयार करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। अमृतसर के धारड़ गांव में एक 20 साल की युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि गैंग रेप में उसका पति अपने 5 अन्य दोस्तों के सहित शामिल था। ये घटना बीते 7 जनवरी की है, जब की महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को बीते मंगलवार को ही दी है। पुलिस ने इस सिलसिले में जंडियाला गुरु अनाज मंडी के उनके पति फारूक शहम समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और सभी आरोपी फरार हैं और उनके तलाश किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़िता, जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके की रहने वाली है, जो अब मानवाला कला में अपने भाइयों के साथ रहती है, पुलिस को दी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि उसकी 1.5 साल पहले फारूक से शादी हुई थी। उसने कहा कि शादी के 1 साल बाद उसका एक्सीडेंट होने से टांग टूट गई थी, जिसके बाद उसका पति आए दिन उसे परेशान कर रहा था और उसका इलाज भी नहीं करवा रहा था। रोजाना झगड़ा होने के कारण उसके पति ने उसे मायके में भाइयों के पास छोड़ दिया था। महिला का उसके भाइयों के इलाज करवाया, जिसके बाद वो चलने फिरने लगी। महिला ने कहा कि 7 जनवरी को फारूक ने उसे जंडियाला गुरु के वाल्मीकि चौक के पास बुलाया था। जब वो वहां पहुंची तो फारूक ने उसे बाइक पर बिठाकर सुनसान इलाके में झाड़ियों के बीच ले गया, जहां पर उसके 5 दोस्त पहले से इंतजार कर रहे थे। महिला ने बताया कि सभी आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे वहीं छोड़कर भाग गए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश्वर प्रसाद सरफराज खान के वजन के बचाव में आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो घरेलू क्रिकेट में कई शतक बनाने के लिए फिट थे तो ये फिटनेस की बात नहीं थी, बल्कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मंच को गंभीरता से नहीं लेने की बात थी। भारत की टीम के बाहर होने के कुछ दिनों बाद ही मुंबई के बैटर ने मंगलवार 17 जनवरी को चल रही रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ शानदार शतक लगाया। 2020 के बाद से सरफराज ने 12 शतक लगाए हैं, जिसके एक तेहरा और 2 दोहरा शतक शामिल है। हालांकि उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें सीनियर स्तर पर मौके नहीं मिल पाए हैं। वेंकटेश्वर प्रसाद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी गई टेस्ट टीम में 25 वर्षीय क्रिकेटर को शामिल नहीं करने को डोमेस्टिक क्रिकेट का अपमान कहा है। बीसीसीआई डोमेस्टिक क्रिकेट के ट्विटर हैंडल के एक ट्वीट का हवाला देते हुए अनुभवी बॉलर ने निराश वक्तव्य करते हुए कहा कि सरफराज खान को उनके फिटनेस के मामले में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ये कहते हुए कि अधिक किलोग्राम वाले कई हैं।
निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में अपनी ऐतिहासिक फैसले के 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग बिल पर अपने 2018 के दिशा निर्देश में संशोधन करने पर मंगलवार को सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि ये विधायिका पर है कि वो उपचार बंद करने का निर्णय लेने वाले मरणास्त्र रोगियों के लिए कानून बनाए। लिविंग बिल से आशय मरीज के उस अनुरोध से है जिसमें वो अपना इलाज बंद करने का चयन करता है। कोर्ट के आदेश के बावजूद लिविंग बिल दर्ज कराने के इच्छुक लोगों को जटिल दिशा निर्देशों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायिका के पास प्रासंगिक कानून बनाने के लिए अधिक कौशल और जानकारी के स्रोत हैं। न्यायालय ने कहा है कि लिविंग बिल पर अपने दिशा निर्देशों में सुधार तक खुद को सीमित रखेगा। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि दिशा निर्देश में केवल मामूली फेरबदल हो सकते हैं, अन्यथा ये वर्ष 2018 के उसके खुद के निर्णय की समीक्षा करने जैसा हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि आगे का निर्देश केवल सीमित क्षेत्र में लागू हो सकता है जहां लाइलाज रोग से पीड़ित मरीज इतने बीमार हैं कि वे ये भी बताने की स्थिति में नहीं है कि इलाज रोक दिया जाए या नहीं। चीन में 6 दशकों बाद आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार देश के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने कहा है कि 2022 के अंत में चीन की आबादी लगभग 8,50,000 से घटकर 141 करोड़ से ज्यादा हो गई है। 1961 के बाद से पहली बार दर्ज की गई इस गिरावट के बाद आशंका जताई जा रही है कि भारत इस वर्ष दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। लगातार घट रही जनसंख्या और पूर्व में बनाए गए वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण ही चीन में 2050 तक जनसंख्या में 10 करोड़ से ज्यादा की कमी देखने को मिल सकती है। घटती जनसंख्या से चीन को डर है कि इससे बड़ी आबादी की कार्य क्षमता में बहुत कमी देखने को मिलेगी, जिसके आसार अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना तय है। आपको बता दें कि पिछले साल चीन की जन्म हर प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 6.77 जन्मी थी, जो 2021 की जन्म दर 7.52% से कम है और ये रिकॉर्ड स्तर पर सबसे कम है। जन्म दर के मुकाबले मृत्यु दर 1974 के बाद से 1000 लोगों पर 7.37 मौत दर्ज की गई है, जो कि 2021 में 7.18 मौतों की दर की तुलना में भी अधिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनसंख्या में दर्ज की जा रही रिकॉर्ड गिरावट चीन की 1980 और 2015 के बीच लागू की गई एक बच्चे की नीति के साथ साथ उच्च शिक्षा लागतों का परिणाम ही है, जिनसे कई चीनी लोगों को एक से अधिक बच्चे पैदा करने या यहां तक कि एक भी बच्चा पैदा करने से रोक दिया है। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को आंकड़े जारी होने के बाद से चीनी सोशल मीडिया पर डेटा टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक था। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। इस बीच दिल्ली के सफदरगंज में बुधवार को न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। वहीं मंगलवार को यहां तापमान 2.4 डिग्री दर्ज किया गया था। ठंड व शीतलहर का यह प्रकोप बुधवार को भी जारी हुआ। हालांकि गुरुवार से स्थिति में सुधार होने का अनुमान दिख रहे हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में पारे के स्तर ऊपर जाने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार न्यूनतम तापमान बुधवार लगभग 3 डिग्री सेल्सियस है, जो कल दर्ज किए गए 2.4 डिग्री से थोड़ा अधिक है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि 2 पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से गुरुवार से शीतलहर की तीव्रता में कमी आएगी, जिससे इस क्षेत्र में तेजी से प्रभाव पड़ने की संभावना है।
हालांकि आईएमडी ने 19 जनवरी को लेकर हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कोहरे की परतें सुबह शहर को बदल देगी। रात में शहर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। इस बीच राजधानी में कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण कई फ्लाइट देरी से चल रही है। वहीं अगले हफ्ते की शुरुआत में भी लोगों की आंधी, बारिश और ओले से परेशानियां बढ़ सकती हैं। आईएमडी ने कहा है कि मौसम की ये गतिविधियां 23 से और 24 जनवरी को अपने पीक पर होगी। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है। ये सर्दियों के सीजन की पहली बारिश होगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। राजस्थान में अब देर रात तक बार में जाम नहीं छलकाए जा सकेंगे। बार संचालकों को उन्हें रात 12 बजे तक ही बंद करना होगा। अशोक गहलोत सरकार के चिंतन शिविर में इस पर निर्णय लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ कहें कि राजस्थान में शराब की दुकानें पहले से ही रात को 8 बजे बंद करने का नियम है। अब बार पर भी लगाए जाएंगे। बार आधी रात तक खुले रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बार को भी अब रात के 12 बजे तक ही बंद करना होगा ताकि लोग आराम से घर जा सके। गहलोत ने कहा, गली गली में बार क्लब खुल गए हैं। ये सुबह 3-4 बजे तक चलते रहते हैं। इनको कैसे रेगुलाइजेशन किया जा रहा है, इसके बाद में क्या किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इन्हें रात को 12 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। बार संचालक 12 बजे पहले पहले अपनी दुकानें समेट लें। गहलोत ने कहा है कि शराब की दुकानें रात को 8 बजे बंद करने का बड़ा असर पड़ा है। रात को 8 बजे के बाद शराब की दुकानें खुली मिलती हैं तो उसके लिए संबंधित थाना प्रभार ही जिम्मेदार होंगे। सीएम गहलोत ने कहा है कि हमने पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में 5% अपराध कम हुए हैं। पहले 33% मामले हमारे यहाँ कोर्ट के आदेश से दर्ज होते थे, लेकिन अब उसका प्रतिशत केवल 13% ही रह गया है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।